सर्कुलर मोशन है लेकिन यहाँ स्पीड चेंज हो रही है। तो देखो किसी पॉइंट पर जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, वो इस पॉइंट पर है मान लो, जब पार्टिकल इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर इसकी दो एक्सीलरेशन होगी, इसकी दो एक्सीलरेशन होगी। कौन कौन सा? एक एक्सीलरेशन होता है सेंटर की तरफ, एक एक्सीलरेशन किधर होता है? सेंटर की तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं ए रेडियल, ए नॉर्मल या ए सेंट्रीपिटल, ठीक है। एक एक्सीलरेशन हमेशा कॉन्केव साइड सेंटर की तरफ होता है। दिस एक्सीलरेशन इज गोइंग टू टेल यू दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर। अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड v है तो v का स्क्वायर बाय r। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और इस पॉइंट पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर r, ठीक। ये होता है इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये बता रहा है ये पार्टिकल कितना तेजी में अपने डायरेक्शन को बदल रहा है, ये अपने डायरेक्शन को कितनी फास्ट बदल रहा है, ये बताता है। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दिस क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन इंस्टेंटेनियस, समझो, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड रेडियस। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक स्पीड कितनी है, दूसरा रेडियस कितना है। एक स्पीड कितनी है और दूसरा रेडियस कितना है। तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? एक स्पीड चाहिए, दूसरा रेडियस चाहिए, ठीक। इसका कोई भी काउंटर पार्ट ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं होता है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वहां पे ये टर्म कहीं नहीं आता है, ये एक नया टर्म है। इसको क्या बोलते हैं? ए रेडियल। और ये हमेशा कॉन्केव साइड होता है, जिधर सेंटर उधर होता है, टुवर्ड्स सेंटर होता है। दूसरा एक्सीलरेशन, हेलो, दूसरा एक्सीलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। अब यहां दो चीजें हैं। अगर स्पीड बढ़ रहा है, चेंजिंग स्पीड का मतलब क्या है? या तो स्पीड बढ़ रहा है या स्पीड घट रहा है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, और अगर स्पीड घट रहा है तो दूसरा कंपोनेंट जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब यहां पर एक और एक्सीलरेशन है। किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं ए टेंजेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? ए टेंजेंशियल। ये अलोंग द टेंजेंट होता है। हम ये कौन सा केस में बता रहे हैं? ये डायरेक्शन अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। हम यहाँ पे जो डायग्राम लिए हैं इसमें हम क्या ले रहे हैं? इंक्रीजिंग स्पीड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इंक्रीजिंग स्पीड। स्पीड बढ़ रहा है। ये जो होता है इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? डी मॉड ऑफ वी बाई डी टी। मॉड ऑफ वी मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड किस रेट से चेंज कर रहा है, डीवी बाई डी टी। इसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू आर। क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू रेडियस। एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू रेडियस। यानी अगर एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है तो इस कंपोनेंट से निकलता है, ए टेंजेंशियल बाय अल्फा। ये इक्वल टू क्या होगा बताओ? ये इक्वल टू होता है, ये जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वही है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वही है जो हम स्ट्रेट लाइन मोशन में लेते थे। दिस एक्सीलरेशन इज सेम एज एक्सीलरेशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन। तो तुमको वहां जो इक्वेशन तुम्हारा था क्या था? कौन सा इक्वेशन था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तुम्हारा वहां इक्वेशन जो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां a क्या था? ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था। ये स्पीड है, किसी इंस्टेंट पे स्पीड v है, इनिशियल स्पीड क्या था? 0। और यहां जो एक्सीलरेशन लेते हैं वो कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नेट नहीं होता है। उसी तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टेंजेंशियल इंटू टी स्क्वायर। हम नेट एक्सीलरेशन नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग द टेंजेंट, ये यहां लेते हैं। और ये होता है आर्क लेंथ। ये क्या होता है? लेंथ अलोंग द आर्क। ये होता है आर्क लेंथ, ये होगा आर्क लेंथ, समझो।
तीसरा जो s इज इक्वल टू था, सॉरी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a टेंजेंशियल इंटू s। ये जो इक्वेशन था तुम्हारा, इसमें जहां जहां तुमने एक्सीलरेशन वर्ड यूज किया था वो अभी भी एप्लीकेबल है, लगा सकते हो, लेकिन उसमें तुमको एक्सीलरेशन जो लेना होगा वो कौन सा लोगे, टेंजेंशियल लोगे, कंप्लीट एक्सीलरेशन नहीं। अब देखो ये रेडियल एक्सीलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये किस पे डिपेंड करता है समझो, बता रहा हूं मैं। अब क्या करो, इन दोनों का नेट वैल्यू ले लो, इन दोनों का वेक्टर सम ले लो, इन दोनों का वेक्टर सम ले लो। ये होगा नेट एक्सीलरेशन, ये क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन। ये होता है एक्सीलरेशन की रिजल्टेंट वैल्यू किसी इंस्टेंट पे, ये होता है ए नेट। और ये ए नेट अगर एंगल बना रहा है, ए नेट नेट एक्सीलरेशन अगर एंगल बना रहा है फाई, तो तुम यहां दो चीजें लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो ए नेट इज इक्वल टू, ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। तुम इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर का रूट लोगे तो नेट एक्सीलरेशन मिलेगा। दूसरा तुम ये लिख सकते हो कि tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई इज इक्वल टू, क्या लिखोगे तुम, tan फाई इज इक्वल टू, देखो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का मतलब है ए टेंजेंशियल, ये वैल्यू कितना है, ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल बाय ए रेडियल, ए टेंजेंशियल बाय ए रेडियल। ये होता है एंगल मेड बाय द नेट वेलोसिटी, नेट एक्सीलरेशन वेक्टर विथ इनवर्ड रेडियल वेक्टर एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट को रेडियस से ज्वाइन करोगे सेंटर से, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है यहां से मिलेगा। ठीक है, अब सोचो, हम ये देख चुके हैं जब हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 होता है, तो ये खत्म हो जाता है, ये नहीं होता है। इसीलिए उस केस में ए नेट और ए रेडियल दोनों सिर्फ एक ही होता है, क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। बट इन जनरल मोशन दोनों होता है, दोनों होता है। अब देखो, अगर हम समझ रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें कि स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, ये जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ये जो एफ टेंजेंशियल, अगर हम इसका फोर्स डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, अगर हम इस बॉडी का, ये तो एक्सीलरेशन डायग्राम है, अगर हम इसका फोर्स डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसा बनेगा समझो। अगर इसका फोर्स डायग्राम बनाना चाहते हैं तो फोर्स डायग्राम भी एक्सीलरेशन डायग्राम को कोइंसाइड करेगा, समझो। फोर्स डायग्राम कोइंसाइड्स विथ एक्सीलरेशन डायग्राम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा ऐसे करके, कैसे, ये क्या होगा, एफ नेट, ये नेट फोर्स होगा, नेट एक्सीलरेशन के ऊपर नेट फोर्स। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इस डायरेक्शन में, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इस डायरेक्शन में सेंटर के तरफ, ये क्या होगा, एफ रेडियल, एफ नॉर्मल। इसका एक कंपोनेंट होगा एफ नॉर्मल और एक कंपोनेंट क्या होगा, एफ टेंजेंशियल, टेंजेंट के लॉन्ग। ठीक है, इसको लिखेंगे, इस ए टी को हम लिख सकते हैं, इस ए टी को हम लिखते हैं एफ टी बाय मास, एफ टेंजेंशियल बाय मास। इस फोर्स का नेट फोर्स ना तो टेंजेंशियल में है ना तो नॉर्मल में है, रेडियल में है, ये किसी इस डायरेक्शन में। इसका एक कंपोनेंट इसके स्पीड को बढ़ा रहा है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इसके स्पीड को बढ़ा रहा है और एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन को घुमा रहा है। तो जो कंपोनेंट स्पीड को बढ़ाता है वो होता है एफ टेंजेंशियल, एफ टेंजेंशियल इसका कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग। अगर ये एंगल मान लो थीटा है, अगर वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में, या वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, अगर वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो इसको क्या लिख दोगे बताओ, इसको लिख दोगे एफ कॉस थीटा बाय एम, क्योंकि एफ टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। उसी तरह से अगर तुम इसको जानना चाहते हो, ये जो था अब तुम्हारा ए रेडियल, ए नॉर्मल, ए सेंट्रीपिटल, ये किसकी वजह से है, ये किसकी वजह से है, ये एक्सीलरेशन
कैसे निकालोगे? दिस एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी रेडियल फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय रेडियल फोर्स। तो क्या लिखोगे? एफ रेडियल बाय मास। और एफ रेडियल क्या लिखोगे? अगर टेंजेंट के साथ फोर्स वेक्टर थीटा बना रहा है, अगर टेंजेंट के साथ फोर्स वेक्टर थीटा बना रहा है, तो जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा वो होगा एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास। ठीक, ये होता है इसका पूरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एंगुलर स्पीड बढ़ रही है किसी चीज की, यानी उसमें एक कंपोनेंट उसको सर्किल पे तो घुमा ही रहा है और एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, उसको इधर दे रहा है। इसको समझो, इसको समझो। ठीक, याद रखना, ये कंपोनेंट जो होता है टेंजेंशियल, वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करता है, एफ कॉस थीटा। ये डिपेंड करता है किस पे? फोर्स पे। इट डिपेंड्स ऑन फोर्स, डिपेंड्स ऑन एफ टी। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। इस पे डिपेंड करता है ये स्पीड पे। स्पीड पता है, रेडियल पता चल जाएगा। कंपोनेंट ऑफ फोर्स पता है, ये पता चल जाएगा। जैसे अभी हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? तो दो एक्सीलरेशन होता है, समझ लो, फोर्स। अब सोचो, अगर ये डिक्रीजिंग स्पीड होता तो इसका एक कंपोनेंट पीछे की तरफ आता, ये ए टेंजेंशियल वेलोसिटी के अपोजिट आता। खैर वो अलग चीज है, वो हम देखेंगे बाद में। ये है इसका चीज, ये इसका चीज है। क्या है? जब भी किसी पॉइंट पर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो पाथ के लॉन्ग, वेलोसिटी के लॉन्ग, उस टेंजेंट के साथ, वेलोसिटी वेक्टर के साथ फोर्स कुछ एंगल बनाएगा। उस वेलोसिटी वेक्टर के साथ फोर्स कुछ एंगल बनेगा। ये वेलोसिटी वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर है। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जो किसके इक्वल होगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज अल्फा इनटू आर। और जो कंपोनेंट होगा नॉर्मल, वो क्या देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। दैट फोर्स कंपोनेंट m इज इक्वल टू फोर्स F परपेंडिकुलर इज इक्वल टू मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, जो इक्वल होता है v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r। ठीक, अब हम इसका इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। इसके स्पेशल केस में ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है। अगर पूरे का पूरा फोर्स या पूरे का पूरा नेट एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ हो जाए तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो स्पीड नहीं बदलेगा, रेट ऑफ चेंज स्पीड जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ इस फिगर में? कोई डाउट? नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन। हम एक पेंडुलम बॉब लेते हैं। क्या करते हैं? हम एक पेंडुलम बॉब ले रहे हैं। ठीक है, समझो। हमारे पास एक धागा है। पेंडुलम बॉब में क्या होता है तुमको पता होगा, ये एक धागा है इस तरह से। हम इसको यहां पे छोड़ देंगे, ये ऐसे करके आएगा स्विंग करता हुआ और यहां पे क्रॉस कर जाएगा इसको। ठीक है, दिस इज ए पेंडुलम बॉब, जिसमें एक धागा होता है, एक थ्रेड होता है, जिसमें एक थ्रेड ऑफ लेंथ L होता है। हम इसको इस एंगल थीटा पे लेके जाते हैं। इस धागे को हम क्या करते हैं? इस एंगल थीटा पे लेके जाते हैं और यहां पे इसको छोड़ देते हैं। तो क्या होगा? ये नीचे आएगा, स्पीड गेन करेगा, यहां इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, फिर ये ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर अप डाउन करेगा। स्पीड कैसे वेरी करेगा ये हम देखेंगे किस चैप्टर में? वर्क एनर्जी पावर में, अभी नहीं देखेंगे। हम इसको अगर यहाँ से छोड़ दें, हम एक धागे में कोई चीज अगर बांधे हुए हैं और उसको अगर हम छोड़ दें इस तरह से, देखो अगर ये है, मान लेते हैं अगर ये जो है हमारा एक पेंडुलम बॉब, इसको छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो क्या होता है? हमको इसमें निकालना है, कुछ निकालना है। मेथड समझो, पूरी की पूरी रोटेशन और आने वाले टॉपिक्स पे बेस्ड है। ये मत समझो कि कहां से होता है, क्या होता है, बट ये समझो हम कैसे करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? वी रिलीज द पार्टिकल फ्रॉम हियर एट रेस्ट। इसकी मास m, इसकी बॉब है, बॉब का मास m, मास ऑफ बॉब इज m।
हमने इसको यहां से छोड़ दिया रेस्ट पे। हम जानते हैं जब इसको रेस्ट पे से छोड़ेंगे, दिस इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो क्या होगा, हमने इसको छोड़ दिया, जैसे छोड़ेंगे ये एक्सीलरेट करना स्टार्ट करेगा। हमको यहां टेंशन निकालना है, हम यहां इक्वेशन क्या लिखेंगे वो देखो। हम यहां पे हम जानते हैं कि इसकी पाथ एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह से इसकी पाथ एक सर्कुलर पाथ होगी क्योंकि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर होगा ओ, और इस सेंटर के बाद ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, एल, रेडियस कितनी होगी, एल होगी। तो हम जानना चाहते हैं इस पॉइंट पे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे दो चीजें लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन लिखते हैं कितनी है। हम इसमें क्या करते हैं, दो एक्सीलरेशन लिखते हैं। हम कहते हैं यहां इसकी दो एक्सीलरेशन पॉसिबल है, कौन कौन सी, एक इधर के डायरेक्शन में सेंटर के तरफ कितनी, क्या लिखते हैं इसको, ए रेडियल, कितनी होती है, स्पीड होल स्क्वायर बाय एल, और एक इधर कितनी होती है, ये ए टेंजेंशियल, जो कि हमको अल्फा इंटू एल होगी, अल्फा इंटू एल। दो ही एक्सेलरेशन पॉसिबल है, एक रेडियल होता है जो वी स्क्वायर बाय एल होता है, वी स्क्वायर बाय आर, और एक टेंजेंशियल होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू आर। नाउ यहाँ फोर्स क्या किया जरा देखिए, यहाँ फोर्स क्या किया, फोर्स एक है इधर, किधर है, mg नीचे, दूसरा फोर्स कौन सा है, इधर टेंशन, इधर फोर्स, इधर एक टेंशन धागे में और एक यहां, दो ही फोर्स है, कोई डाउट, दो फोर्स है, mg और टेंशन, दो फोर्स है, दो एक्सीलरेशन टेंजेंशियल और रेडियल। कभी भी एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत लेना एक्स और वाई में, हमेशा सर्कुलर मोशन में जो एक्सिस लेंगे वो एक लेंगे सेंटर के तरफ, एक लेंगे टेंजेंट, एक लेंगे सेंटर के तरफ और एक लेंगे टेंजेंट। तो यहां पर हमने क्या किया, एक लिया है सेंटर के तरफ एक्सिस, एक लिया है टेंजेंट। अब बताओ इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है, जीरो, तो ये हो गया जीरो। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि ये स्पीड डिपेंडेंट है। जैसे एक कार एक्सिलरेट करनी शुरू करती है, एक कार जो है एक रोड पे स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स विथ एक्सिलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट किया, यानी जैसे एक्सिलरेट किया उसी समय इसकी एक्सिलरेशन 10 है, बट इनिशियल स्पीड तो जीरो है ना, स्पीड गेन करने में टाइम लगेगा, एक्सिलरेशन तो 10 हो गई, तो इस मोमेंट पे इसकी स्पीड क्या है, जीरो, एक्सिलरेशन कितनी है, 10। हमारे केस में जब ये पाथ घूम जाएगा ऐसे करके, ये इनिशियल स्पीड जीरो है, इसका मतलब रेडियल एक्सिलरेशन जीरो है। ये एक्सिलरेशन वही है जो टेंजेंशियल हुआ करता था। तो समझो यहां ये स्पीड डिपेंडेंट होता है, इसने स्पीड अभी गेन नहीं किया है, इसका मतलब ये जीरो, ये कंपोनेंट जीरो होगा। वेरी गुड, जब एक कंपोनेंट जीरो होता है तो आसानी से निकलता है। दूसरा, तो पहले इस डायरेक्शन में बताओ, हम अगर इस डायरेक्शन में लें, किस डायरेक्शन में, अलोंग पीओ, हम अगर रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन इन रेडियल डायरेक्शन, क्या लिख देंगे, टेंशन टी सेंटर के तरफ इधर, माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू ए रेडियल मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी इसकी इनिशियल स्पीड जीरो है। इसका मतलब है टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा। टेंशन यहां mg cos थीटा के इक्वल होगी, पहली बात। दूसरी बात, इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा देखते हैं अब। mg का, टेंशन का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, इस टेंजेंट के डायरेक्शन में टेंशन का कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन mg का एक कंपोनेंट है, mg का एक कंपोनेंट टेंशन की इस टेंजेंशियल में है। अलोंग इक्वेशन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, इक्वेशन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या लिखोगे बताओ। इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में
इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, परपेंडिकुलर है, रेडियस और टेंजेंट आपस में होते हैं परपेंडिकुलर। इसका कंपोनेंट है कितना, mg sin थीटा, इसका कंपोनेंट है इधर mg sin थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू ए टेंजेंशियल। यानी अगर मैं तुमसे ये पूछूं, इसको क्या लिख सकते हो तुम, d mod of v by dt, तुम इसको ये भी लिख सकते हो अल्फा इंटू एल, कितना होगा g sin थीटा। अगर मैं तुमसे ये पूछूं इस पॉइंट पे, जैसे तुमने इसको रिलीज किया, रिलीज करने के जस्ट बाद व्हाट इज इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो जीरो। व्हाट इज इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, जीरो, क्योंकि स्पीड ही नहीं है, बिना स्पीड के डायरेक्शन का चेंज नहीं आता है। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, g sin थीटा। व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, व्हाट इज इट्स एंगुलर, इसको छोड़ने के तुरंत बाद इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन है g sin थीटा बाय l, कितना है g sin थीटा बाय l, और इसकी ओमेगा है जीरो। ओमेगा क्यों जीरो है, ओमेगा होता है v बाय आर, v बाय आर वेलोसिटी नहीं है। ये अभी जैसे फैन को जब स्विच ऑन करते हैं, फैन को स्विच ऑन करने के जस्ट बाद वो एक एक्सीलरेशन तो लेता है, वो एक्सीलरेशन स्टार्ट करता है बट जीरो से स्टार्ट करता है। अभी इसकी ये जीरो है, ये क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन है बट ओमेगा नहीं है। ठीक, मैं भी बहुत सारे केसेस लूंगा। अब ये पार्टिकल यहां से, अब ये पार्टिकल यहां से स्विंग करता हुआ, अब ये पार्टिकल यहां से स्विंग करता हुआ यहां पहुंच जाए, जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पहुंचता है ये बहुत हाई स्पीड से इसको क्रॉस करता है। यहां पे इसकी स्पीड गेन होगी, गेन होगी, गेन होगी, गेन होगी, यहां आके इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। मान लो इसकी स्पीड v है, हम यहां निकालना चाहते हैं टेंशन कितना होगा, तो देखो क्या करेंगे हम। अब क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंच गया बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा उस समय इसकी स्पीड v थी। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है उस समय इसकी स्पीड v है। अब हम जानना चाहते हैं टेंशन कितना है और ये कितना है। अब बताओ, अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एट बॉटम मोस्ट पॉइंट यहां कौन कौन सा फोर्स होगा, mg नीचे, टेंशन यहां T डैश, एग्रीड। दो एक्सीलरेशन कौन कौन सा, एक सेंटर के तरफ v स्क्वायर बाय एल, v स्क्वायर बाय आर, और एक इस डायरेक्शन में कितना, ये हो गया a रेडियल, ये हो गया a टेंजेंशियल। अब ये बताओ यहां इक्वेशन क्या लिखेंगे, और a रेडियल किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर बाय एल, क्योंकि मैंने तुमको स्पीड क्वेश्चन में दे दिया है, यहां इसकी स्पीड v है। पहला इक्वेशन क्या लिखोगे रेडियल डायरेक्शन में, बताओ t डैश माइनस mg इज m इंटू वी स्क्वायर बाय एल, तो टेंशन कितना आ गया बताओ, mg प्लस mv स्क्वायर बाय एल। टेंशन इज मोर देन वेट, कोई बात नहीं। व्हाट इज ए टेंजेंशियल, व्हाट इज एफ टेंजेंशियल, ये बताओ। टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में, ये बताओ टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स है कितना, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ mg इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, यहां पे जीरो। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ mg इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट हियर, जीरो। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ t डैश इन द डायरेक्शन ऑफ, जीरो, तो कोई फोर्स ही नहीं है। ए टेंजेंशियल इज एफ टेंजेंशियल बाय मास एंड दैट इज जीरो, कोई फोर्स नहीं है। यानी कि यहां ए टेंजेंशियल जीरो है, समझो यहां पर ए टेंजेंशियल कितनी है, जीरो है, यानी कि अल्फा इंटू आर कितनी है, जीरो है, यानी अल्फा कितनी है, जीरो है। यहां पर अल्फा नॉन जीरो था, ओमेगा जीरो था, यहां अल्फा नॉन जीरो था, देखो
क्योंकि ए टेंजेंशियल था, फोर्स एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में था, बट बिकॉज रेस्ट पे था अल्फा ओमेगा 0 था। यहां पर स्पीड है इसलिए ए रेडियल है, स्पीड है इसलिए ए रेडियल है, याद रखना, स्पीड है इसलिए ए रेडियल है। स्पीड नहीं था इसलिए ए रेडियल नहीं था, स्पीड नहीं था इसलिए ए रेडियल नहीं था, स्पीड है इसलिए ए रेडियल है। फोर्स था इसलिए एफ टेंजेंशियल था, फोर्स नहीं है टेंजेंशियल में इसलिए ए टेंजेंशियल 0 है। तो जब रेडियल एक्सेलरेशन देखना होता है तो स्पीड देखते हैं, जब टेंजेंशियल देखना होता है तो फोर्स देखते हैं। देखो चलो मैं एक, हालांकि ये लेना चाहिए, चलो ठीक है देखो। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये एक हेमीस्फेरिकल फिक्स्ड, ये है, ये एक हेमीस्फेरिकल फिक्स्ड स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहां से किसी एंगल थीटा पे एक ब्लॉक को छोड़ देते हैं, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जस्ट आफ्टर छोड़ने के बाद हमको यह नॉर्मल निकालना है, इसकी रेडियस है आर, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर लीविंग, हम पहला केस क्या ले रहे हैं, जस्ट आफ्टर लीविंग, हम पहला केस क्या ले रहे हैं, जस्ट आफ्टर लीविंग द ब्लॉक, बताओ उसके ऊपर फोर्स क्या क्या है। पहली बात, एक काम करो, हमेशा क्या किया करो, एक्सेलरेशन लिख लिया करो, ठीक। एक्सेलरेशन हम पहले लिख देते हैं, इधर होगा कितना, ए रेडियल, बाद में देखेंगे क्या है, ए रेडियल इधर, ए टेंजेंशियल इधर, खत्म। ए रेडियल और ए टेंजेंशियल, ए रेडियल और ए टेंजेंशियल। ए रेडियल किस पे डिपेंड करता है, स्पीड स्क्वायर बाय आर, स्पीड स्क्वायर बाय आर। और ए टेंजेंशियल किस पे डिपेंड करता है, एफ टेंजेंशियल बाय मास, ठीक। अब ये बताओ इस पे फोर्स था क्या क्या, इस पे फोर्स था क्या क्या, एक फोर्स था mg नीचे, एक फोर्स था mg नीचे, और एक फोर्स होगा नॉर्मल इधर, और कोई फोर्स है, दो ही फोर्स है ना, एक परपेंडिकुलर, नॉर्मल मींस अलोंग द रेडियस, सर्किल में किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होता है, एक mg नीचे और एक नॉर्मल इधर। अब दो इक्वेशन लिखना है, एक इक्वेशन लिखना है सेंटर की तरफ, तो जनरल हमको इक्वेशन तो ये लिखना चाहिए, ये एंगल कितना है, थीटा है ना, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है, mg और वर्टिकल पैरेलल है, तो ये एंगल होगा थीटा। तो क्या लिखना चाहिए हमको, mg cos थीटा सेंटर की तरफ, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल सेंटर की तरफ नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, ये लिखना चाहिए था, ये वैलिड है हमेशा। बट जब स्पीड 0 है, जब इसको छोड़ोगे, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी नहीं होता है, एक्सेलरेशन को टाइम दोगे तब वो वेलोसिटी क्रिएट करता है, तुमने टाइम दिया नहीं है। अभी ये स्पीड कितना था, 0 था, ये टर्म वैनिश हो गया, ये 0 था, रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, तो n किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos थीटा। यही पूछेगा क्वेश्चन, रोटेशन में, वर्क एनर्जी पावर में, सब जगह यही सब चीज बढ़ी हुई है। दूसरा, टेंजेंट के डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये था रेडियल, अब इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं है इस डायरेक्शन में, देखो नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं है टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, mg sin थीटा,
mg का ही एक कंपोनेंट है सिर्फ, कितना है mg sin थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू a टेंजेंशियल। इसको कैंसिल कर दो, तो यहां से आ जाएगा a टेंजेंशियल इज इक्वल टू g sin थीटा। अगर पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो क्या लिखोगे g sin थीटा। अगर पूछा है फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन, इस पॉइंट पे इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन कितनी है, इसको किससे इक्वेट कर दोगे अल्फा इंटू आर से, तो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई आर। अगर पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो जी साइन थीटा एंड दिस अल्फा इंटू, और यहां पे अगर पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो जीरो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन जीरो, फाइंड ओमेगा जीरो, यहां इसकी ओमेगा कितनी होगी, ओमेगा होगी, ओमेगा यहां पर क्या होगी जीरो, अल्फा नॉन जीरो। अब सोचो, मान लो मैं तुमसे इस क्वेश्चन को जनरलाइज करना चाह रहा हूं, जनरलाइज क्या चाह रहा हूं करना, यहां कोई डाउट, फिर से वही बता रहा हूं, चीजों को पहले समझो, बाद में हम तुमको इसका ऐसे बताएंगे। अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। मैं यहां क्या करता हूं, उसको एक स्पीड भी दे देता हूं, तब देखता हूं क्या होगा। मैं क्या करता हूं, इसको यहां एक स्पीड भी दे देता हूं, ऐसे करके देखो कैसे, मैं इसको जनरलाइज करता हूं इस तरह से। मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि हमारा ये जो था एक फिक्स्ड हेमीस्फीयर था, ये क्या था हमारा फिक्स्ड हेमीस्फीयर था, यहां पर हमने एक पार्टिकल को रिलीज किया, हमने यहां पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट मतलब समझ रहे हो, हमने इसको एक स्पीड दे दिया टेंजेंशियली, हमने यहां पे इस पार्टिकल को एक टेंजेंशियल एक स्पीड दे दिया, कितनी v, हमने यहां पे एक पार्टिकल को एक टेंजेंशियली स्पीड दे दिया v, दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट दिस पॉइंट, दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट दिस पॉइंट टेंजेंशियली विद स्पीड v, मास m है, बताना यहाँ दोनों फोर्स कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा, फलना ठिकाना कितना होगा। अब तुम सोचो स्पीड जीरो होगा तो इसका स्पेशल केस बन जाएगा, अगर हम स्पीड v के लिए निकाल सकते हैं, स्पीड जीरो के लिए भी निकाल सकते हैं, v को जीरो दे देंगे। यहाँ इसकी दो एक्सीलरेशन होगी, कौन कौन सी, एक एक्सीलरेशन इसकी जो है होगी सेंटर की तरफ, ड्यू टू स्पीड, स्पीड है इसलिए ये एक्सीलरेशन है, कितनी है v स्क्वायर बाय आर, ये एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होगी। दूसरी एक एक्सीलरेशन टेंजेंट के डायरेक्शन मींस वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, ए टेंजेंशियल, इसको बोलते हैं ए रेडियल, इसको ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, ठीक। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन और ये है अल्फा इंटू आर, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये दो एक्सेलरेशन होगी, यहां दोनों होगी, देखो क्यों। अब इसमें फोर्स देखते हैं, एक फोर्स होगा नीचे की तरफ, कितना होगा जी mg, और एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल, अब तुमको दो इक्वेशन लिखना है, एक रेडियली इनवर्ड में लिखना है और एक टेंजेंशियल में लिखना है। अगर तुम रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे, रेडियल इक्वेशन, तो क्या लिखोगे बताओ, तुम लिखोगे ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल होगा थीटा, mg cos थीटा सेंटर के तरफ, mg cos थीटा सेंटर के तरफ माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। तुम्हारा नॉर्मल अपने आप को किस वैल्यू पे एडजस्ट करेगा, तुम्हारा नॉर्मल अपने आप को किस वैल्यू पे एडजस्ट करेगा ताकि इस टाइप का मोशन हो सके, तुम निकाल सकते हो। नॉर्मल को अपने वैल्यू किस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि इस फिक्स्ड फोर्स और इस फिक्स्ड एक्सीलरेशन को ये मैच करा पाए, तुम नॉर्मल निकाल सकते हो। दूसरा, इस डायरेक्शन में क्या करोगे बताओ, एक ही कंपोनेंट है, अगर तुम इस चीज को क्या लोगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में लोगे तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे mg साइन थीटा, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट है नहीं टेंजेंट के डायरेक्शन में अलोंग द वेलोसिटी, mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिसका मतलब होता है अल्फा इंटू आर,
तुम एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। तो यहां दोनों चीज है, देखो यहां पर ओमेगा भी है। ओमेगा कितना है बताओ, v बाय आर, जो तुमने v दिया हुआ है, रेस्ट पे से नहीं चला है। ओमेगा है, ओमेगा भी है और यहां पर अल्फा भी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू उस समय, उस मोमेंट पे कितनी स्पीड है, कितनी ओमेगा है, उस पर डिपेंड करेगा रेडियल एक्सीलरेशन, और अल्फा कितनी उस पर डिपेंड करेगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक साइक्लिस्ट है या एक बाइकर है, एक बाइकर रोड पे आता है और टर्न ले रहा है, बट एक्सीलरेशन के साथ टर्न ले रहा है। ठीक, एक बाइकर आता है रोड पे और कांस्टेंट स्पीड से टर्न नहीं ले रहा। हमने लास्ट क्लास में जब देखा था, पहले जो टर्न लिया था, बाद में बैंकिंग और ट्रैक किया था, वो कांस्टेंट स्पीड से किया था। इस बार वो क्या कर रहा है, वो आ रहा है और एक्सीलरेटर के साथ, एक्सीलरेटर दबा के वो घूम रहा है। तो हमको ये बता रहा है किस स्पीड पे या कितने टाइम पे वो स्किड कर जाएगा। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन क्या है, ए बाइकर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates with constant rate a naught is equal to dv by dt on a horizontal road, on a horizontal road of radius r. If friction coefficient, if friction coefficient is mu, find the speed at which it skids. समझ रहे हो, अभी तक क्या था, कांस्टेंट स्पीड से तुम जाते थे, अब तुम एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हो। ठीक, इसका एक पार्ट एससीओ में है एज ए क्वेश्चन, एक पार्ट एरोडोम में है। मैं पूरा पार्ट ले रहा हूँ, मैं पूरा पार्ट ले रहा हूँ। तो समझो फिजिकल सिचुएशन ये है कि एक हॉरिजॉन्टल रोड है, ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है इस तरह से, और इस पे एक बाइकर जो है वो टर्न ले रहा है, और इस पे एक बाइकर जो है वो टर्न ले रहा है। बट इस बार जो वो टर्न ले रहा है वो एक्सीलरेशन के साथ ले रहा है। तो अगर तुम टॉप व्यू में देखो, और तुम टॉप व्यू में देखो तो इस तरह से दिखेगा। किस तरह से, ऐसे दिखेगा। जब टॉप व्यू में देखोगे तुमको ऊपर से ये रोड कुछ इस टाइप से दिखेगा। तुमको क्या लगेगा, तो तुमको क्या लगेगा कि ये जो है, जब ये बाइकर इस पॉइंट पर है, जब ये बाइकर इस पॉइंट पर है, इस समय mg अंदर के तरफ है, ऊपर से देख रहे हो, बर्ड्स आई व्यू देख रहे हो, इसका मतलब इसका वेट जो होगा mg वो अंदर के तरफ होगा, नॉर्मल ऊपर के तरफ होगा। समझ रहे हो, mg इनसाइड, नॉर्मल तुम्हारी तरफ, तुम ऊपर से देख रहे हो, छत पे से, ड्रोन से देख रहे हो। इसकी दो एक्सीलरेशन है, इसकी दो एक्सीलरेशन समझो, mg अंदर, नॉर्मल बाहर। एक एक्सीलरेशन इसकी इस डायरेक्शन में है। कितनी है ये, जो तुमने दिया a नॉट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये वही एक्सीलरेशन है जो यही बाइकर या कार स्ट्रेट रोड पे चलता तो जो उसका एक्सीलरेशन होता है वही है। वही एक्सीलरेशन अगर वो स्ट्रेट रोड पे चलता जो एक्सीलरेटर से देता है वही ये भी है। लेकिन जब t इक्वल टू 0 पे इसने स्टार्ट किया तो इसकी स्पीड थी 0। जब t इक्वल टू 0 पर इसकी स्पीड थी 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इसकी रेडियल एक्सीलरेशन 0 थी, इसकी रेडियल एक्सीलरेशन 0 थी, क्योंकि v स्क्वायर बाय r, अभी स्पीड गेन नहीं हुआ है, तो इसकी यही नेट एक्सीलरेशन थी। कुछ टाइम के बाद जब ये यहां पहुंचा, कुछ टाइम बाद जब ये यहां से यहां पहुंचा, इतने टाइम ने इसने एक स्पीड गेन कर लिया, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। तो जब ये यहां पर पहुंचता है तो इसके पास एक ये a नॉट तो था ही, एक ये a नॉट तो इसके पास था ही,
साथ में इसने एक स्पीड गेन कर लिया, अगर इस पॉइंट पर टाइम टी पर इसकी स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, समझो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर v है तो अभी इसको एक और एक्सीलरेशन मिल चुका है, और वो कौन सा है, इधर की तरफ है, कितना, ये v स्क्वायर, और टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा, ये यहां पहुंचेगा, अभी भी इसके पास ये एक्सीलरेशन तो फिक्स है a नॉट, बट यहां इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, यहां इसकी स्पीड हो जाएगी v डैश, दैट इज इवन मोर देन v। तो अब इसकी ये कंपोनेंट और बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ, ये इसकी नेट एक्सेलरेशन थी, यहां पर ये इसकी नेट एक्सेलरेशन थी, यहां पर ये तो रहा ही, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, और यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें हो रही हैं। पहली बात, एक तो एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ए नॉट, टेंजेंशियल तो फिक्स है, रेडियल गेन हो रहा है, रेडियल बड़ा हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी। पहली बात, एज टाइम पासेस एक्सेलरेशन नेट का मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अब होगा अंडर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये कंपोनेंट कांस्टेंट, बट ये कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, जो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर है, जो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर है वो सेंटर के तरफ झुकता जाएगा, वो सेंटर के तरफ झुकता जाएगा और टेंजेंट से दूर भागता जाएगा। क्यों? क्योंकि सोचो, जब ये स्पीड यहां पे नहीं था, जीरो था, तो पूरी की पूरी एक्सेलरेशन टेंजेंट के साथ थी। जैसे जैसे स्पीड गेन हो रहा है, मतलब ये कंपोनेंट बड़ा हो रहा है, तो ये टिप जो है वो झुकेगा उधर। क्योंकि अगर तुम ये निकालना चाहते हो दिस एंगल फाई, तो तुम जानते हो ये जो फाई है वो क्या है, tan फाई इज इक्वल टू ए नॉट, जो कि कांस्टेंट है इस केस में, ए नॉट परपेंडिकुलर बाय वी स्क्वायर बाय आर, तो देखो यानी हो गया ए नॉट इंटू आर बाई वी स्क्वायर। तो स्पीड बढ़ते जा रहा है, इसीलिए ये चीज घटते जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा, इसलिए ये क्वांटिटी घटते जाएगा। ए नॉट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, स्पीड समय के साथ बढ़ रहा है, ये क्वांटिटी घट रहा है, यानी फाई घट रहा है। फाई घट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये धीरे धीरे टिल्ट हो रहा है इसकी तरफ, क्योंकि ये वेक्टर फिक्स है। समझो, ये वेक्टर फिक्स है। इस वेक्टर में पहले ये इतना बड़ा था, रिजल्टेंट कहीं यहां पर होगा, यहां से यहां, अभी इतना बड़ा होगा, रिजल्टेंट यहां पहुंच जाएगा। ये जितना बढ़ते जाएगा, रिजल्टेंट इसकी तरफ झुकते जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, अब ये बताओ, ये जो एक्सेलरेशन तुमको मिल रहा है, सो नेट एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या आ रहा है, बताओ। किसी टाइम टी पर या जब स्पीड v है, उसमें नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ। उसमें नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, उस समय नेट एक्सेलरेशन होगा। अब ये बताओ मुझे, यहां जो इसकी एक्सेलरेशन तुमको दिख रही है ए, ये किसके कारण है, mg के कारण है या नॉर्मल के कारण? क्या mg और नॉर्मल ये एक्सेलरेशन दे सकता है? फ्रिक्शन के कारण। क्यों? mg इनसाइड है, mg इनसाइड है, इसके परपेंडिकुलर। mg का कंपोनेंट इस प्लेन में जीरो है, नॉर्मल भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका कंपोनेंट इस प्लेन में जीरो है, तो ये एक्सेलरेशन mg और नॉर्मल तो नहीं दे सकता है। तो एक ही फोर्स है जो इस प्लेन में ऐड कर रहा है, इसके ग्राउंड के प्लेन में ऐड कर रहा है, वो है फ्रिक्शन। तो एक फ्रिक्शन ही ऐसा फोर्स है जो इसको ये एक्सेलरेशन दे सकता है। यानी कि किसी भी मोमेंट पे तुम क्या लिखोगे, तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा, योर इक्वेशन वुड बी फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। समझो, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट, इसी फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इसके स्पीड को भी बदलेगा और एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन को भी बदलेगा। इसी फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इसके स्पीड को बदल रहा है और एक डायरेक्शन को, क्योंकि mg और नॉर्मल
चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। mg और नॉर्मल इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, उनका कंपोनेंट इस प्लेन में 0 है, तो mg और नॉर्मल के यहाँ कोई रोल ही नहीं है इस मोशन को कराने में, सिर्फ फ्रिक्शन अकेला है। तो फ्रिक्शन ही का ही एक कंपोनेंट इधर होगा इधर होगा, तो फ्रिक्शन को क्या लिख दोगे, मास इंटू अंडर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए रेडियल स्क्वायर। फ्रिक्शन ही क्या देगा, मास इनटू दिस। तो किसी मोमेंट पर अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो निकालना है, ये तरीका है। अगर किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड v है, अगर किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड v है, इसका मतलब है उस इंस्टेंट पे इसके पास दो एक्सीलरेशन होगी, एक तो v के कारण होगी क्या, एक तो v के कारण क्या, v स्क्वायर बाय आर सेंटर के तरफ, और एक टेंजेंट के लॉन्ग ए नॉट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड था, यानी नेट एक्सीलरेशन ये होगी। तो F इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फ्रिक्शन ही देगा। अब बताओ स्पीड, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, पर जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा, ये मोर एंड मोर स्पीड गेन करता जाएगा, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। बट फ्रिक्शन की लिमिटेशन होती है, फ्रिक्शन की एक लिमिटेशन है, फ्रिक्शन अपने वैल्यू के पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर नहीं ले जा सकता है। ये जो फ्रिक्शन है, तुम ज़्यादा स्पीड गेन करते जाओगे, सोचो तुम्हारा स्टार्टिंग में वेक्टर का साइज ये था, अब वेक्टर का साइज उससे बड़ा है, अब एक्सेलरेशन उससे बड़ा है, अब उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं किस स्पीड पे, किस स्पीड को गेन करने के बाद ये स्किड कर जाएगा, तो क्या लिखोगे, स्किड्स इफ फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू नॉर्मल। जब फ्रिक्शन अपने सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, जो क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं दे सकता है, उस पॉइंट पे स्किड कर जाएगा। इसको इक्वेट कर दोगे, इसको इक्वेट कर दोगे, तुम्हारा स्पीड निकल जाएगा। स्पीड क्या आएगा बताओ, तो ये बताओ स्किड करने का स्पीड क्या आएगा। सो द स्पीड एट विच इट स्किड्स, द स्पीड एट विच इट स्किड्स, द स्पीड एट विच इट स्किड्स, इट स्किड्स कितना है बताओ, आ जाएगा m इंटू अंडर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी। यहां से आएगा v टू द पावर, सॉरी यहां से आएगा ए नॉट स्क्वायर प्लस v टू द पावर 4 बाय आर स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, करेक्ट। यहां से आएगा v इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। इस स्पीड पे जाके ये स्किड कर जाएगा, इस स्पीड पे जाके ये स्किड कर जाएगा, ठीक है, इस स्पीड पे जाके ये स्किड कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू, उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं दे सकता है, ठीक है। और किधर स्किड करेगा, किधर स्किड करेगा, जिधर इसकी एक्सीलरेशन फेल होगी उधर स्किड करेगा, ऐसे। अगर यहां ये फेल हो रहा है ना, फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा था, जो ये स्किड करना चाहता था इधर, तो ये फ्रिक्शन के जस्ट अपोजिट स्किड करेगा इधर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में रेडियली आउटवर्ड स्किड करता था। जब बैंकिंग ऑफ ट्रैक के पहले हॉरिजॉन्टल रोड पे जब कांस्टेंट स्पीड से घूमता था और स्किड करता था तो रेडियली आउट करता था, बट इस केस में इधर करेगा, इस केस में इधर करेगा, ठीक है। दिस इज द, चलो दूसरा क्वेश्चन ले। हाँ, फ्रिक्शन जब बचाने से रोक लेता है, जब फ्रिक्शन नहीं बचा पाता है तो किधर स्किड करता है, किधर स्किड करता है, जिधर फ्रिक्शन लग रहा था उसके अपोजिट ना। फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन जिधर लग रहा है इसका मतलब टेंडेंसी ऑफ मोशन उसकी ठीक अपोजिट है, उधर स्किड करेगा। देखो एक क्या करो, तुम घर में ये काम कर सकते हो, कभी करना। एक फैन के ब्लेड पे क्या करो, फैन का ब्लेड होता है, उसके ऊपर एक कोई बॉक्स डाल दो ऐसे करके, छोटा सा बॉक्स, लाइट सा, एक बॉक्स को एक फैन के ब्लेड पे डाल दो,
उसके बाद फैन को स्विच ऑन कर दो, देखोगे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा और फिर गिर जाएगा। उस फैन के ब्लेड पे इसको डाल दो और ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो, 3 4 5 सर्किल तक ये साथ जाएगा और फिर गिर जाएगा। क्यों? तुम्हारे पास ये एक फैन का ब्लेड है, ये किसी फैन का ब्लेड है, इसके ऊपर तुमने यहाँ पे एक ब्लॉक को डाल दिया और तुमने इस फैन को क्या किया, इसके अबाउट घुमा दिया, रोटेट कर दिया, अल्फा से ऑन किया है। ऑन किया मतलब क्या है, 0 से वो स्टार्ट होगा, गेन करना शुरू करेगा अल्फा से। t=0 पे तुमने इसको स्विच ऑन कर दिया, t=0 स्विच ऑन। ये डिस्टेंस दी हुई है, रेडियस r, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां दिया हुआ है म्यू। क्वेश्चन है कितने टाइम बाद या किस ओमेगा पे ये स्लिप करके गिर जाएगा। तो समझो, जब ये घूम रहा है, जब तक ये इस पे घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जब तक ये इसके साथ स्लिप नहीं हुआ है तब तक ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ऐसा सर्किल ये एक सर्कुलर पाथ पे होगा, ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे होगा, जिसमें दो चीजें होंगी, अल्फा भी होगा। स्टार्टिंग में सिर्फ अल्फा ही था, अगर तुम इसको टॉप व्यू में देखोगे तो क्या दिखेगा, देखो t=0 पर इसके पास सिर्फ अल्फा था, यानी सिर्फ ये एक्सेलरेशन था अल्फा r। यहां पहुंचा, अभी भी ये कंपोनेंट फिक्स है, कितना है, अल्फा r। जब यहां पहुंचा, अभी ये कंपोनेंट फिक्स है, अल्फा कांस्टेंट दिया हुआ है इसीलिए अल्फा r। जब यहां पहुंचा, ये कंपोनेंट फिक्स है अल्फा r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फिक्स है। रेडियल, यहां ओमेगा था 0, तो ओमेगा स्क्वायर r था 0, ये कंपोनेंट था 0। यहां पहुंचा, इसने ओमेगा गेन कर लिया कुछ, ओमेगा, ये ओमेगा थोड़ा स्मॉल है, तो इसने एक और एक्सेलरेशन गेन कर लिया, कितना, ओमेगा स्क्वायर r या v स्क्वायर r बाय r, v स्क्वायर। जब यहां पहुंचा, ओमेगा थोड़ा और बढ़ा, ओमेगा थोड़ा और बढ़ा, तो ये कंपोनेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r। ये और बढ़ा, ओमेगा हो जाएगा वेरी लार्ज, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा इस तरह से। समझ रहे हो ना? ये तो कांस्टेंट है अल्फा इंटू आर, क्योंकि तुम्हारा अल्फा कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा तो गेन हो रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है अल्फा इंटू आर तो कांस्टेंट, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन ज्यादा स्पीड पे टर्न करने के लिए ज्यादा रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए होता है। ये स्पीड बढ़ता जा रहा है, ऐसे हो रहा है। अब तुम उसको देखो तो तुम ये देख सकते हो कि ये था यहां पर नेट एक्सेलरेशन, ये था यहां पर नेट एक्सेलरेशन, यही था नेट एक्सेलरेशन, यहां पर ये था नेट एक्सेलरेशन, यहां पर ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, और यहां पर तो ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमसे क्या पूछा गया है कि कब ये स्लिप करेगा, तो क्या कर देंगे, हम जानते हैं जब भी इसकी जो भी एक्सेलरेशन हो, अगर नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, अगर नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ए नेट, इसका मतलब फोर्स नेट भी इसी डायरेक्शन में होगा। जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स, या जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। तो फोर्स नेट इधर है, तो क्या लिख दोगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू ए नेट। लेकिन यहां पे बताओ, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, इस प्लेन में तो ये कुछ दे ही नहीं सकता है। mg नीचे नॉर्मल ऊपर, इस सर्कुलर मोशन के प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, ये तो गया काम से। तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड मास इनटू ए नेट, और ए नेट का मतलब है अंडर रूट ऑफ ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रिक्शन इसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इसके इक्वल, डायरेक्शन वाइज फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, समझ लो। फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर ये फाई है तो tan फाई निकाल सकते हो, अल्फा इंटू आर
अल्फा इंटू आर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। फ्रिक्शन का ये वैल्यू होता है, तो इसको लिख सकते हो। तो कब ये स्लिप करेगा? ये स्लिप्स व्हेन फ्रिक्शन रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एम जी। म्यू एम जी बिकम्स इक्वल टू एम इंटू अंडर रूट ऑफ ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। एम से एम कट गया, यहां से आएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल कितना है बताओ? अल्फा इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस ए रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा जो है आ जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। सही है जी। अगर हम जानना चाहते हैं कितने टाइम के बाद ये स्किड कर जाएगा, अगर हम ये जानना चाहते हैं कितने टाइम के बाद ये स्किड कर जाएगा, तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा कांस्टेंट था, ओमेगा नॉट स्टार्टिंग में 0 था, स्टार्ट हुआ था। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसको क्या रख दोगे? 0। तो यहाँ पे ओमेगा को क्या लिख दोगे? अल्फा टी से अगर इक्वेट कर दो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तुम इसको अल्फा टी लिख दो तो क्या होगा? टाइम निकल जाएगा। यू कैन गेट द टाइम, यू कैन गेट द टाइम, तुम्हारा टाइम आ जाएगा। एग्रीड? सर आपने अभी थोड़ी देर पहले एक इलस्ट्रेशन लिया था, इसमें एक हेमिस्फीयर था या फिर कुछ ऐसा सेमीसर्कल था, उसके ऊपर एक बॉक्स को छोड़ा था। लिया था हाँ बताओ। तो सर अगर उसमें थोड़ी देर के लिए बॉक्स को छोड़ के रख दें तो फिर उसमें एक्सीलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगी। और उसमें थोड़ी देर के लिए बॉक्स को छोड़ के रख दें, हाँ 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 ठीक है, तो एक्सीलरेशन वेरिएबल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें वो छोड़ के रखते हैं और फिर टाइम पीरियड निकाल देगा, बोले कितनी देर में पहुंचा। अगला चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, अगला चैप्टर वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर मोशन इतना इंटरमिंगल्ड है ना कि बड़े बड़े लोग उसमें धोखा खा जाते हैं। जैसे तुम्हारा जो वर्क बुक है उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हैं, तो वर्क एनर्जी पावर के वर्ड दे दिए गए सर्कुलर मोशन में। वर्क एनर्जी पावर में आओगे सब हो जाएगा। वर्क एनर्जी पावर का 90% चीज़ तुम अभी पढ़ रहे हो। वर्क एनर्जी पावर में कुछ उसके है नहीं, इसके बाद सिर्फ एक चीज़ जानना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बाकी सब यही तुम पढ़ रहे हो। देखो मैं तुम्हें जेई का क्वेश्चन दिखाता हूँ। जेई का क्वेश्चन क्या आया था? आईआईटी जेई का एक क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है, और तुम्हारे वर्कबुक में बहुत गलत क्लासिफिकेशन सब दिया हुआ है कि मतलब वर्क एनर्जी पावर क्वेश्चन इसमें दे दिए गए, वो मैं बता दूंगा कौन सा नहीं करना है। क्वेश्चन ये था कि ये एक रॉड है, क्या है? एक रॉड है, हाँ ये एक रॉड है, ठीक है। ठीक है, और ग्रेविटी 0 है, ग्रेविटी नहीं है। इसके अंदर तुमने क्या किया है? एक क्या बोलते हैं उसको, बीड, एक बीड को इसके अंदर घुसा दिया है ऐसे करके। बीड समझते हो? बीड समझते हो क्या होता है? रुद्राक्ष का होता है ना माला, उसमें एक जो मोती होता है उसमें एक छेद होता है, तो उसके अंदर इसको एक वायर, जैसे एक वायर एक किसी चीज़ से घुस जाता है, उस तरह से हम कह सकते हैं ये थ्रेडेड है, ठीक है। या कोई रिंग है छोटा सा, या बीड है, ये बीड इसमें थ्रेडेड है, इसको बोलते हैं थ्रेडेड करना। थ्रेडेड मतलब इसमें से ये पार कर गया है।
हम इसको इसके अबाउट घुमा रहे हैं, हम इसको इसके अबाउट क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अल्फा से, और अल्फा कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस दी हुई है आर, ये डिस्टेंस दी हुई है। कह रहा है कि रॉड और इस बीड के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको घुमाना शुरू करते हैं। कहता है किस ओमेगा पे जाके ये स्लिप कर जाएगा। ओमेगा पूछा, टाइम पूछा, सॉरी टाइम पूछा था। फाइंड टाइम आफ्टर विच the bead slips inside the rod। किस ओमेगा के बाद क्या चीज, जब जी नहीं है तो क्या मैटर करता है, जब जी जीरो है, अच्छा साइन हो रहा है क्या, जब जी जीरो है तो क्या मैटर करता है किस पे घूमना है। ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझो ये सर्कुलर मोशन का केस है। रोटेशन के केस में जब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रोटेशनल मैकेनिक्स, उसमें हर पार्टिकल सर्किल पे घूमता है, और ये बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं जो तुरंत में निकल जाते हैं। एक बार तुमको थोड़ा सा क्वेश्चन इज आर यू फेमिलियर विद द थिंग्स और नॉट। अगर तुम फेमिलियर हो तो क्वेश्चन बना लोगे। तो ये जो पार्टिकल होगा वो इस तरह से घूमेगा, ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, वो हम समझ रहे हैं। जब तक ये स्किड नहीं करेगा तब तक इसकी डिस्टेंस फिक्स है, और ये एक सर्किल पे घूमेगा जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है ना। एक सर्किल घूमेगा जिसकी रेडियस आर है। तो यानी इसके पास दो एक्सेलरेशन है, इसके दो एक्सेलरेशन, क्योंकि अल्फा है। तो मान लेते हैं किसी टाइम पर इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन तो अल्फा है ही, ये तो दी हुई है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट टाइम टी पर इसकी एंगुलर स्पीड तो अल्फा है ही, उस टाइम पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो चुकी है ओमेगा। सर म्यू जी बाय आर के रूट इनटू 1 बाय अल्फा है, अंडर रूट म्यू बाय अल्फा, टाइम अंडर रूट म्यू बाय अल्फा। जस्ट देखो कैसे, पहले देखो हमको कुछ नहीं करना है। देखो क्वेश्चन आए फिजिक्स में तो समझ लो एक बात, क्वेश्चन फिजिक्स में जब भी आता है उसके मेथड प्री डिफाइंड और बहुत क्रिस्टल क्लियर होते हैं, उसमें कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फिजिक्स इज द नॉट द साइंस ऑफ प्रैक्टिस, इट द साइंस ऑफ कंसेप्ट्स। छोटे छोटे बड़े वाइटल कंसेप्ट्स होते हैं जो बाद में चल के बड़े बड़े क्वेश्चन को यूं निकाल देते हैं। मैं हर क्वेश्चन पे चाहता हूं कि तुम्हारा क्लैरिटी रहे, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। देयर नो एक्सेप्शन, देयर नथिंग दैट चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो समझो ये सर्कुलर मोशन है, हमको चाहे वो सर्कुलर मोशन किसी टाइप का हो सकता है ये जीरो हो सकता है ये नॉन जीरो, वो बात की बात है। हम पहले मान लेते हैं किसी मोमेंट पे ये अल्फा और ये ओमेगा है, किसी इंस्टेंट पे हो सकता है अल्फा भी फंक्शन ऑफ टाइम होता, हो सकता है अल्फा भी टाइम के साथ चेंज करता, अल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो क्या करते, अल्फा किसी इंस्टेंट पे, ओमेगा किसी इंस्टेंट पे, लेट इट बी। अब क्या करो, अल्फा डिटरमाइन करेगा इसका इस सर्कुलर पाथ में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इस सर्किल का टेंजेंट ये है, समझो इस रॉड का नहीं टेंजेंट, इस सर्कुलर पाथ का टेंजेंट ये है, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन ये है। एग्रीड? ये एक्सीलरेशन होता है अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, इसको कैपिटल आर ही लेते हैं, यस कैपिटल आर, और ये एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब ये बताओ फ्रिक्शन इस रॉड और इसके बीच में किधर ऐड कर सकता है? मेरे फिंगर, ये मेरा फिंगर है बीड, ये मेरा फिंगर है बीड, और ये इस पे इस तरह से है, और मैं इसको हैंग किए हुए हूं या ऐसे चला रहा हूं। तो ये बताओ इन दोनों बीच में फ्रिक्शन कैसे ऐड करेगा? इस डायरेक्शन में ना,
इन दोनों के बीच फ्रिक्शन ऐसे ऐड करेगा, तो फ्रिक्शन यहाँ ऐड करेगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन यहाँ अगर ऐड करेगा वो ऐड करेगा इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल ऐड करेगा इस डायरेक्शन में। ये नॉर्मल क्या है समझो, ये रॉड घूमना चाह रहा था, देखो ये रॉड घूमना चाह रहा था ऐसे, अभी तो ये रॉड बीच में है एयर में, ये घूमना चाह रहा था, घूमना चाह रहा था, जा रहा है, जैसे मैं इसके रास्ते में आ गया कि मुझे ऐसे पुश करेगा ना, ये रॉड यहां से चलना शुरू हुआ, घूम रहा था, हवा में है, यहां तक हवा में है, यहां तक हवा में है, जैसे यहां आएगा ये मेरे कांटेक्ट में खींचेगा। यानी कि समझो जो रॉड का अपर एंड होगा वो इसको दबा के इसको दबाएगा, और यहां पे कांटेक्ट छूटा हुआ होगा, थोड़ा सा ढीला तो होगा ना, रेडियस जो डायमीटर ऑफ द बीड जो होगा, बीड का जो होल है वो थोड़ा सा तो रहा होगा ना ज्यादा कंपेयर टू डायमीटर ऑफ दिस रॉड के। तो रॉड का जो ये एंड है ना, ये इसको धकेल रहा है, यानी नॉर्मल यहां पर है, इस सरफेस पे नॉर्मल है, इस पे नॉर्मल 0 है, यहाँ कांटेक्ट छूटा हुआ है। अगर हम किसी छाता को, अगर हम किसी रिंग को हैंग कर दें यहाँ, तो क्या हो रहा है बताओ, ऊपर में नॉर्मल है ना, यहाँ थोड़ी नॉर्मल है, जिसके रास्ते में जो चीज आएगा वहां नॉर्मल होगा। तो अगर ये रिंग है और ये ऐसे जा रहा था, तो ये इसको कांटेक्ट करके घुमाना है, तो यहां नॉर्मल होगा, यहां नॉर्मल नहीं होगा। खैर जो भी है, ये नॉर्मल ऊपर और ये इधर। अब बताओ ये कौन दे रहा है, इस एक्सेलरेशन का कारण कौन है, नॉर्मल। तो लिखोगे नॉर्मल इज इक्वल टू टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो जो फोर्स है, देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन, mg तो है ही नहीं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नॉर्मल है, नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट नहीं था। नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनटू अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में क्या लिखोगे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू ए रेडियल, फ्रिक्शन ही रेडियल देगा, नॉर्मल नहीं दे सकता है। तो फ्रिक्शन को क्या लिख दोगे बताओ, मास इनटू ए रेडियल का मतलब है ओमेगा स्क्वायर आर। कब स्लिप करेगा, स्लिपिंग का कंडीशन क्या होता है, स्लिप्स इफ फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू म्यू इनटू एन, यानी कि फ्रिक्शन किसके इक्वल है, एम ओमेगा स्क्वायर आर बिकम्स इक्वल टू म्यू इनटू एन का मतलब है एम इनटू अल्फा आर। एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, ओमेगा जब हो जाएगा किसके इक्वल, अंडर रूट ऑफ म्यू अल्फा। जब ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर म्यू अल्फा, तो ये स्लिप कर जाएगा, क्योंकि उस समय फ्रिक्शन अपने स्टैटिक वैल्यू पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम वैल्यू पे, लेकिन टाइम निकालना है ना। तो ओमेगा किसके इक्वल है, अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये तो 0 है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, अल्फा के ये कितना लग जाएगा उसको, अल्फा टी, यहां से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू बाय अल्फा। एग्रीड, ठीक। अब देखो, अब देखो तो करना कुछ नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी हमको कुछ करना नहीं होता है। अब देखो, मान लो हमसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख लिया था जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, एक ही एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, और वो सेंटर की तरफ होता है। हमने नॉन यूनिफॉर्म देखा, अगली क्लास में हम जनरल मोशन देखेंगे। हर मोशन किसी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन ही होता है, हर मोशन किसी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन ही होता है, ठीक है। सो देखो, मान लो क्वेश्चन इस टाइप से है कि, ठीक है, स्केल कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। मान लो इस तरह से क्वेश्चन की हम जानना चाहते हैं कि देखो चलो हम पैकेज से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम पैकेज से कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
पैकेज निकाल लो, मतलब अपना वर्कबुक निकाल लो, वर्कबुक निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन पेज 151। मैं आज तुम लोग क्वेश्चन क्लासिफाई करके बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे अभी के सिलेबस में नहीं है, कौन से को बनाने। 67 दिया हुआ एक पार्टिकल इज गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ, ए पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ v इक्वल टू, वेलोसिटी दिया है 2t स्क्वायर, स्पीड क्या दिया है 2t स्क्वायर। ए पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ऑफ v इक्वल टू 2t स्क्वायर ऑन ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए रेडियस r। ये एक सर्किल पे घूमना शुरू करता है जिसकी रेडियस कितनी है r, रेडियस कितनी है r, इसकी स्पीड दी हुई है एज फंक्शन ऑफ टाइम। पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर स्पीड एंड एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये बताओ किसी टाइम t पर, पहले काम करते हैं, किसी टाइम t इसकी एक्सेलरेशन क्या है बताओ, ए टेंजेंशियल, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड दिया हुआ 2t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 40। यस सर। 40 यानी कि इसकी एक्सेलरेशन किसी टाइम t पर, ये एक्सेलरेशन कितनी है बताओ, ये एक्सेलरेशन है 40। दूसरा ए रेडियल, ये होता है v स्क्वायर बाय r, ये किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। अगर इस समय इसकी स्पीड कितनी है v है, और इस समय इसकी स्पीड v है, इसकी रेडियल एक्सेलरेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज dv बाई dt था, ये d मॉड ऑफ v बाई dt था, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर बाय r का मतलब है 4 इंटू ये ना t टू द पावर 4 बाय r, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बिकम 4 इंटू t to the power 4 by r. So this is your net acceleration, जिसकी वैल्यू होगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा बताओ, ये एंगल है फाई। फाई किसके साथ पूछा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर फाई, ये था सेंट्रल एक्सेलरेशन, ये था v स्क्वायर बाय r, ये तुम जानते हो। तुमसे पूछा गया ए नेट और फाई में क्या होगा। पहला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऑप्शन है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंक्रीजेज, इंक्रीजेज करेक्ट, प्रोपोर्शनल टू आर और या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इसमें आर है ही नहीं, ठीक। सर हाँ सर इसको अल्फा आर भी तो लिख, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, इसको लिख सकते हैं अल्फा, अगर पूछेगा अल्फा बिल्कुल लिख सकते हैं। सर तो प्रोपोर्शनल टू आर हुआ ना, अल्फा नहीं पूछा है, देखो अल्फा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू आर कांस्टेंट है। सबसे पहले ये देखो कि क्या पूछा है, देखो अगर अल्फा पूछा है तो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और अगर ए टेंजेंशियल पूछा है तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये होल क्वांटिटी पूछा है तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर, और अगर ये क्वांटिटी पूछा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ रहे हो सर क्यों होगा पर ऐसा, अल्फा इंटू आर एफ इजिकल टू एम ए, ठीक, एफ इजिकल टू एम ए, एंड दैट इज इक्वल टू 40। Is force proportional to mass to time? Is force proportional to time? यस सर, Is mass proportional to time? यस सर, Mass proportional to time? नहीं सर मास तो कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा।
मास प्रोपोर्शनल टू 1/a, करेक्ट और नॉट? करेक्ट। देखो अगर हम फोर्स पूछ रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन इससे है ना, यानी अगर हम मास को 2m कर देते तो ये a/2 हो जाता। तो तुम्हारा बेसिकली अगर हम ये जानना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अगर हम जानना चाहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये है 4t। और अगर हम जानना चाहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, ये है 4t/r। और अगर हम जानना चाहते हैं रेडियस, मान लो वैसे तो रेडियस फिक्स है, रेडियस ये है 4t/α। ठीक है ना, ये है रेडियस, ये है अल्फा। ठीक है ना, हाँ ठीक ठीक ही तो है। ठीक है, तो तुमको क्या दिक्कत हो रहा है वो बताओ तो पहले मुझे, क्या दिक्कत हो रहा है तुमको? क्वेश्चन देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल दिस होल क्वांटिटी नॉट इट्स पार्ट। ये होल क्वांटिटी पहली बात 4t है, तो तुम जानते हो टाइम के साथ बढ़ेगा तो इंक्रीजेस होगा। रहा बात रेडियस का, तो दिस 4t इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, दिस 4t इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो तुमको क्या लगता है प्रोपोर्शनल टू आर भी होना चाहिए, यही ना? तुमको लगता है प्रोपोर्शनल टू आर भी होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए? मान लो ये कार है, ये दूसरा ट्रैक है, सेम कार एक बार इस ट्रैक पे स्टार्ट हुआ और एक बार इस ट्रैक पे स्टार्ट हुआ। सेम कार एक बार इस ट्रैक पे स्टार्ट हुआ A0 से, एक बार इस ट्रैक पे स्टार्ट हुआ A0 से, तो क्या चेंज हुआ? A0 तो सेम है, रेडियस चेंज हुआ, इसीलिए अल्फा भी चेंज हुआ। देखो ये रेडियस अगर R1 है तो ये हो जाएगा अल्फा 1 इंटू R1, और ये हो जाएगा ये रेडियस अगर R2 है, ये हो जाएगा अल्फा 2 इंटू R2। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 अलग है क्योंकि रेडियस अलग अलग है। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू, अगर A0 हमको दिया हुआ है अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/r तो ठीक है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/r तो ठीक है, बट A0 प्रोपोर्शनल टू 1/r कैसे कहेंगे? A0 तो सेम है दोनों का, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी अल्फा कम हो जाएगी, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी अल्फा कम हो जाएगी, लेकिन अल्फा इंटू आर का प्रोडक्ट तो सेम आएगा। मतलब वो अल्फा अगर आर बढ़ाया तो अल्फा कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर बढ़ाओगे अल्फा, क्योंकि ये फिक्स है, ये दिया हुआ है तुमको। मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 4। इसका मतलब अगर ये 1 है, रेडियस 1 है तो ये 4 है, रेडियस 2 है तो ये 2 है, रेडियस 4 है तो ये 1 है, रेडियस 8 है ये हाफ है। अल्फा चेंज करेगा, अल्फा चेंज करेगा क्योंकि सेम एक्सीलरेशन से जब घूमोगे, जब सेम एक्सीलरेशन घूमोगे अल्फा चेंज हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, व्हाट इज अल्फा नहीं पूछा गया, हमको अल्फा इंटू आर का प्रोडक्ट पूछा गया है। ए का होगा, मुझे पता नहीं की क्या दिया, लेकिन जो भी दिया होगा है तो सही है, नहीं तो की गलत है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मींस ये 4t इंक्रीज विद टाइम। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इंक्रीजेज विद टाइम एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्योंकि हम रेडियस को सेम एक्सीलरेशन में, अगर हम रेडियस को घटा दें सेम स्पीड में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी टर्न लेगा। अगर हम इसको सेम रखें, रेडियस को हाफ कर दें, ये एक्सेलेरेशन डबल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बताओ? v/r, v/r मींस 4 कहाँ गया? v है 2t स्क्वायर ना, 2t स्क्वायर/r। इसका मतलब क्या हो गया? बढ़ेगा भी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r भी होगा। एंगल बिटवीन टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर, ये phi। एंगल बिटवीन द टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर, नेट एक्सीलरेशन वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर, ये phi। tan phi क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? सो बताओ।
tan phi क्या होगा, tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा tan phi इज इक्वल टू दिस टेंजेंशियल मीन्स 4t। सर 2 सेकंड तक बढ़ेगा उसके बाद कम होगा। 4 सर 2 सेकंड तक बढ़ेगा उसके बाद कम होगा। पक्का? क्यों भाई? r/t³ tan phi is equal to this by this component is tangential component जो कितना है 4t और ये कंपोनेंट कितना है 4t t⁴/r, 4 से 4 कट गया r/t³। तो टाइम के साथ हमेशा ये घटेगा, ये एंगल हमेशा क्या होगा, टाइम घटेगा और प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हाँ प्रोपोर्शनल टू कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं